हम बीएससी पार्ट 2 का सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका यूनिट 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कुछ संकेत का भी उपयोग होगा, तो नोटेशंस रहेंगे। मान लीजिए जेड कोई फलन है एक्स और वाई का, तब आंशिक अवकलन करते समय डेल जेड अपॉन डेल एक्स उसको स्मॉल पी से दर्शाया जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई स्मॉल क्यू से। आगे बढ़ते हैं, डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, मतलब दूसरी बार अवकलन कर रहे हैं, वो भी पार्शियली स्मॉल आर। डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई को स्मॉल एस से दर्शाया जाता है, डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर के लिए स्मॉल टी का प्रयोग। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। माना कोई फलन एक्स वाई और जेड, ये तीन तो चर हो गए और ए और बी कांस्टेंट्स हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। इसे एक सरल एग्जाम्पल द्वारा भी समझा जा सकता है। मान लीजिए कहा जा रहा है कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन ऑफ ए एंड बी, जैसे कि बताया गया ए और बी कांस्टेंट्स होते हैं, अचर होते हैं। फ्रॉम इक्वेशन दी गई है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, यहाँ पर ए और बी दोनों कांस्टेंट्स हैं। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। पहले हम प्रश्न को फिर से एक बार लिख लेते हैं कि दिया गया है गिवन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, इसको इक्वेशन 1 से दर्शा रहे हैं। अब जैसे हम इसका अवकलन करते हैं आंशिक रूप से, पहले x के सापेक्ष, तो जैसे मैंने बताया नोटेशन स्मॉल p हो गया, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम p दर्शाएंगे। राइट हैंड में पहुंचते हैं, x चर है, सामने a कांस्टेंट है, इसलिए इक्वल टू a आएगा, इक्वेशन 2। सिमिलर पैटर्न में यदि हम y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको स्मॉल q से दर्शाया जाएगा। तो फिर से हम राइट हैंड में आते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई स्मॉल b, क्योंकि y का अवकलन फिर से 1 हो रहा है, इक्वेशन 3 से दर्शाया जा रहा है। अब यदि हम एलिमिनेट करेंगे, विलोपन करेंगे a और b का इक्वेशन 1 से, 2 से और 3 से, तो क्या स्थिति बनती है। इक्वेशन 1 क्या था, ये था z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। हमें अभी भी मान प्राप्त हुआ a इक्वल टू p, हमने p रख दिया तो पी एक्स। उसी प्रकार से b का मान q आ रहा है तो स्मॉल q रख दिया, क्यू वाई हो गया, प्लस a और b को दर्शाया जाएगा पी क्यू से, जो कि आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हुआ सभी को? यस। नाउ एक और एग्जाम्पल से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, संबंध z इक्वल टू, अब यहाँ फलन की बात की जा रही है, f ऑफ x प्लस ए वाई। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, एक्स वाई चर हैं, a कांस्टेंट, प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई, फिर से x और y चर वेरिएबल हैं और a इज़ ए कांस्टेंट। यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है इससे स्वेच्छ फलन, यानी कि आर्बिट्री फंक्शंस f और फाई, इसको विलोपन करो। किस प्रकार किया जाए, फिर से एक बार हम दिए गए संबंध की ओर आते हैं कि z बराबर f ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई x माइनस ए वाई, इसे मैंने इक्वेशन 1 से दर्शाया है। ये मूल प्रश्न है आपका। अब आंशिक अवकलन करना स्टार्ट करते हैं, तो z का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स सभी जानते हैं। राइट हैंड में आपको डैश से दर्शाना है अवकलन को, तो f डैश x प्लस ए वाई, क्यों आ रहा है ये, क्योंकि x का कांस्टेंट 1 है, कोएफिशिएंट, तो वो 1 कभी लिखा नहीं जाता प्रोडक्ट में, प्लस फाई डैश, फिर से एक बार x माइनस ए वाई, एक्स का यहाँ पर कोएफिशिएंट गुणांक फिर से 1 है। एक और बार अवकलन करते हैं इसी को, तो डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, अब स्थिति राइट हैंड की हो जाएगी, f डबल डैश x प्लस ए वाई प्लस y के लिए द्वितीय अवकलन y डबल डैश x माइनस ए वाई, इसको इक्वेशन 2 से दर्शा रहे हैं। फिर से मूल प्रश्न की ओर लौटते हैं हम, z बराबर जो स्थिति इक्वेशन 1 में दी गई थी, अब अवकलन हो रहा है y के सापेक्ष, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, राइट हैंड में देखिए y के सामने a मौजूद है, इसलिए आप लिखेंगे a f डैश x प्लस ए वाई। आगे पहुंचते हैं, फाई का अवकलन तो फाई डैश हो गया, फाई डैश x माइनस ए वाई, पर साथ ही साथ
y का कोएफिशिएंट -a था, इसलिए आपको लिखना होगा -a। एक और बार रिपीट कर रहे हैं अवकलन को, वो भी आंशिक रूप से y के सापेक्ष। इट इज़ del 2z del y स्क्वायर इक्वल टू, अब अवकलन इसका हो रहा है, a पहले से मौजूद है, y के सामने पहले से 1a है, तो a स्क्वायर f डबल डैश x प्लस ay। अब ये एक माइनस था और फिर से एक और माइनस आ रहा, तो ये प्लस हो रहा है, a स्क्वायर 5 डबल डैश x माइनस ay। इसको इक्वेशन 3 से दर्शाया जा रहा है। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखते हैं आप लोग, क्या कुछ क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर। एक चीज़ क्लियर हो रही है, राइट हैंड की जो स्थिति थी आपकी f डबल डैश, इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं, x प्लस ए वाई प्लस 5 डबल डैश x माइनस ए वाई। यहाँ की स्थिति f डबल डैश और 5 डबल डैश, लेकिन कांस्टेंट a स्क्वायर कॉमन है, आप ले सकते हैं। राइट हैंड क्लियर हो गया। अब लेफ्ट में लौटते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, दोनों बराबर, साथ में एक्स्ट्रा चीज़ है a स्क्वायर। तो del 2z अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर del 2z अपॉन del y स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। नोटेशन जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, इसको स्मॉल r से दर्शाया जाता है, इसको स्मॉल t से दर्शाया जाता है। इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, r बराबर a स्क्वायर t। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यदि हम बात करें लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लैग्रेंजेस का अवकल समीकरण। लैग्रेंजेस ग्रेट मैथमेटिशियन हैं, सभी जानते हैं, पर यदि इनके फुल नेम की बात करें तो फुल नेम वाज जोसेफ लुइस लैग्रेंजेस। ही वाज ए फ्रैंको इटालियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही मेड सिग्निफिकेंट contribution to the field of analysis, नंबर थ्योरी, क्लासिकल एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स। ठीक, ग्रेट मैथमेटिशियन ही वाज। आगे की कक्षाओं में आप इनके बारे में भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम लौटते हैं फिर से लैग्रेंजेस अवकल समीकरण की ओर। यह होता है प्रथम कोटि का आंशिक अवकल समीकरण। कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल P स्मॉल p प्रोडक्ट प्लस कैपिटल Q स्मॉल q प्रोडक्ट इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ स्मॉल p और स्मॉल q वही चीज़ हैं जो आपको शुरू में बताया गया था। del z अपॉन del x इसके लिए है, del z अपॉन del y इसके लिए है। ये जो कैपिटल P और कैपिटल Q और कैपिटल क्या है R, ये हैं चर x, y और z के फलन। और ये इक्वेशन कहलाएगा लैग्रेंजेस का लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण कहलाता है। स्पष्ट हुआ सभी को। अब क्या ऐसी कोई मेथड है, कोई विधि है इसको हल करने की इक्वेशन को? आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंजेस मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। एक सरल सा एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हल करने के लिए कहा जा रहा है सॉल्व वाई जेड स्मॉल p प्लस जेड एक्स स्मॉल q इक्वल टू एक्स वाई। p और q के वही आशय है जो शुरू में बताया गया था, स्मॉल p और q के। While solving this question, हम again start with the given equation। दिया गया आंशिक अवकल समीकरण है y जेड p प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। इसको मैंने इक्वेशन 1 से दर्शाया। अब क्या यह किसी समानता रखता है? यस। अभी भी लैग्रेंजेस फॉर्म आपने देखा था, p इंटू स्मॉल p ये यहाँ है, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q ये यहाँ है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप कैपिटल R जो यहाँ पर एक्स वाई। लैग्रेंजेस अवकल समीकरण को हल करते समय ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर सहायक समीकरण प्राप्त करना होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू r। दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन पर लैग्रेंजेस फॉर्म का। इक्वेशन 1 का सहायक समीकरण, अब मूल प्रश्न तो आपका इक्वेशन 1 है। अब इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं हम। dx वही है, कैपिटल P के मान प्रश्न में y z है तो लिख दिया, इक्वल टू dy फिर लिखा, कैपिटल Q का मान प्रश्न में यहाँ मौजूद है जेड एक्स, उससे भी लिख दिया, इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। नाउ व्हाट इज हियर इन दिस क्वेश्चन, कैपिटल R इज xy, इसे लिख दिया इक्वेशन 2। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर साधारण युगपत समीकरण। किसे हल कैसे किया जाए? फर्स्ट ईयर से आप लोग सभी जानते आ रहे हैं, हमें रेशोज अनुपात लेने होते हैं। क्या तीनों अनुपात एक साथ लिए जाएंगे? नो, वी कांट डू। इसको आपको प्रथम 2 अनुपात लेने होंगे, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रथम अनुपात दोनों को,
अब इसे हल करना तो स्पष्ट दिख रहा है, कुछ कैंसिल होने की संभावना, यस, जेड इधर से जेड इधर कैंसिल हो जाएगा, dx अपन y और dy अपन z। आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, चरों का पृथक्करण हो जाएगा, x इधर आ गया, x dx इक्वल टू y dy। इसे हल कैसे किया जाए, समाकलन के बाद ऑन इंटीग्रेटिंग इन द लेफ्ट इट इज़ x स्क्वायर बाई 2, राइट हैंड में y का समाकलन इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, और सभी जानते हैं इंटीग्रेशन में समाकलन अचर होता है, इसको मैंने प्लस स्मॉल a से दर्शाया, a इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 तो आसानी से इधर आ जाएगा, x स्क्वायर इसको शिफ्ट किया, माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2a, अब 2 इज़ ए कांस्टेंट, a इज़ ए कांस्टेंट, वी कैन राइट इन ए न्यू फॉर्म c1 इक्वेशन 3। ये कब पॉसिबल हुआ, 2 अनुपात लेने पर, अभी भी आपको 1-2 अनुपात और लेने होंगे। सिमिलर पैटर्न में अंतिम 2 अनुपात इसे और इसे आप लेते हैं और हल करते हैं, तो dy अपॉन जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। फिर से एक बार क्या कैंसिल होने की संभावना, यस, x कैंसिल हो जाएगा, y तिर्यक गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y dy इक्वल टू z dz। फिर से चर पृथक हो गए, इंटीग्रेट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2। अगेन कुछ नया संकेत लिया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, वो b हो गया, शिफ्ट किया, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2b, अगेन 2b कैन बी रिटर्न एज c2, इक्वेशन 4 से दर्शाया गया। अब जब आप इक्वेशन हल करते हैं तो व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन भी लिखना होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में संकेत बहुत स्पष्ट है कि फाई एक फलन किसका, जो जो कांस्टेंट्स मिले हैं c1 और c2 इक्वल टू 0, अर्थात इक्वेशन 3 की ओर लौटते हैं, c1 का मान जो था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, c2 का जो मान था y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। क्लियर हुआ सभी को, यस। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 3 यह है आपके पास, स्मॉल p प्लस स्मॉल q इक्वल टू जेड अपॉन ए। फिर से एक बार, क्या ये लैग्रेंजेस फॉर्म का है, देखने की कोशिश करते हैं। मूल प्रश्न मैंने लिख दिया, p प्लस क्यू बराबर जेड अपॉन ए। यस, इट इज़ इन लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, जो कि आपको शुरू में बताया था, कैपिटल P इंटू पी प्लस कैपिटल Q इंटू क्यू इक्वल टू आर, इसी फॉर्म का है, इसी प्रारूप का है। ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण की विधि बताई गई थी, रेशोज अनुपात लेते हैं dx अपॉन, अब प्रश्न की ओर लौटते हैं, इसका गुणांक 1 है तो 1 इक्वल टू dy, q का गुणांक 1 है तो 1 लिखा, इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R लिखना होता है, R यहाँ पर पूरा z अपॉन a है, उसको लिख दिया मैंने और इक्वेशन 2 से दर्शाया। मेथड वही की रहेगी, इस प्रकार से आप प्रथम 2 अनुपात लेंगे तो स्थिति बनती है dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 1। इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि चर पृथक हो रहे हैं, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, शिफ्ट कर लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू c1, और उसको मैंने इक्वेशन 3 से दर्शाया। एक हल प्राप्त हुआ, c1 का मान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट वी गो फॉर दिस, अंतिम 2 पदों को लेते हैं, अंतिम 2 अनुपातों को लेते हैं, तो क्या स्थिति बनती है, dy अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन, यहाँ लिख रहा है z अपॉन a। क्या a शिफ्ट हो सकता है, बहुत अच्छे से शिफ्ट हो सकता है, dy अपॉन a इधर आ गया इक्वल टू dz अपॉन z। चर पृथक जैसे ही होते हैं आप इंटीग्रेट समाकलन कर सकते हैं, तो स्थिति बनती है y अपॉन a इक्वल टू dz अपॉन z, सभी को पता है इसका इंटीग्रेशन log z होता है, माइनस कांस्टेंट को भी हम जानबूझ के लॉग फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी जाए हल करने में। कांस्टेंट को मैंने लिख दिया log ऑफ c2, अगेन y अपॉन इक्वल टू log, अब log थ्योरी लगाइए, log z अपॉन c2 मिलेगा आपको यहाँ पर। अब एंटी लॉग लेना पड़ता है ताकि log हट जाए, e पावर y अपॉन इक्वल टू z अपॉन c2 इधर आ गया इक्वल टू z, इसको शिफ्ट कर लीजिए, e पावर माइनस वाई अपॉन ए। फिर से एक बार c2 क्या है, समाकलन अचर, इक्वेशन 4 से दर्शाया। और जो अभीष्ट व्यापक हल मिलता है इक्वेशन 3 और 4 की सहायता से मिलेगा, इट इज़ फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इक्वल टू 0।
C1 का मान क्या प्राप्त हुआ, इक्वेशन 3 पर लौटते हैं, x माइनस वाई लिख दिया, कॉमा C2 का मान क्या प्राप्त हुआ, ZE पावर माइनस वाई अपॉन ए, उसे भी लिख दिया। यहाँ पर y क्या है, स्विच फलन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉरी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। खत्म हो गया। बुक्स के बारे में यदि चर्चा की जाए, रिक्वायर्ड रिकमेंडेड बुक्स, तो कैसे पॉसिबल है, तो रिक्वायर्ड के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं यहाँ पर, रिकमेंडेड बुक्स जो हैं, पहली तो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि वाल्टर अलेक्जेंडर स्ट्रॉस इज द ऑथर। सेकेंड जो बुक है इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके जो ऑथर हैं पीटर जे ओलिवर। इस प्रकार हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को लैग्रेंजेस मेथड से किस प्रकार हल किया जाए उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया।